हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टैक्स प्लानिंग इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। कि ऐसी एसेट्स जिन्हें हमने अपने बिजनेस के लिए की गई रिसर्च के लिए खरीदा था, उनका टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं उनके बारे में आज हम सब जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले एक चीज़ गाइस, एक वीडियो को कंप्लीट करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, सो प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट्स, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो कि आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और अगर आप कोई इंप्रूवमेंट्स बताना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, अगर हमने कोई भी एसेट्स परचेज करी है अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो जितना भी खर्चा हमने उस पर किया है वो सब हमारी इनकम में से डिडक्टेबल है, लेकिन सिर्फ उसी साल की इनकम में से डिडक्टेबल होगा जिस साल हमने वो खर्चा एक्चुअली करा है, ठीक है। लाइक अगर हमने 2022 में एक एसेट खरीदी थी 2 लाख की, तो 2022 की जो इनकम है ना, उसमें से वो 2 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इफ इन सच केस किसी भी कारणवश जो आपकी एसेट्स खरीदी थी आपने, वो साइंटिफिक रिसर्च के काम अब नहीं आ रही हैं, तो आप उन्हें सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि हमें उस एसेट को बेचना है या फिर उसको किसी और बिजनेस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी बेनिफिशियल होगा हम वही काम करेंगे। इसको इमीडिएटली सेल भी कर सकते हैं और चाहे तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करके फिर थोड़े टाइम बाद भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। वी विल चूज द क्राइटेरिया सीम्ड बेस्ट फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम सब फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अगर वी सेल द एसेट विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस पर्पस, अगर हम उसको बिना यूज करे बेच दे, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदा था, अब साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम नहीं आ रहा है तो हाथ क्या बेच दो, इमीडिएटली बेच दे, तो क्या होता है, तो जितना भी सेलिंग प्राइस होता है ना, कोस्ट तक, वो हमारा बिजनेस इनकम माना जाता है और उसको हम अंडर सेक्शन 41(3) के तहत देखते हैं, ठीक है, ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर जो सेलिंग प्राइस है वो एक्चुअल कॉस्ट को एक्सीड कर जाता है, एक्चुअल कॉस्ट के प्राइस से ज़्यादा में अगर हमारी एसेट बिकी है, तो जितनी ज़्यादा में बिकी है ना, वो वाला अमाउंट कैपिटल गेन माना जाएगा और उसको हम सेक्शन 50(a) के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि हमने एक मशीन खरीदी थी 20 लाख रुपए की, ठीक है। अब हम उसको सेल कर रहे हैं तो वो 27 लाख रुपए की बिक गई है हमारी। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, 20 लाख रुपए जो कि एक्चुअल कॉस्ट थी, वो अमाउंट जो है बिजनेस इनकम माना जाएगा और 41(3) के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। लेकिन जो एक्सेस अमाउंट है, जैसा कि मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस एक्सीड कर जाता है, तो वो कैपिटल गेन माना जाएगा। तो जो 7 लाख रुपए हैं वो आपका यहाँ पर कैपिटल गेन होगा। होप यू अंडरस्टूड। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि सेलिंग द एसेट आफ्टर यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पस। अब हम क्या सोचते हैं कि यार एसेट्स रखी तो है हमारे पास, क्यों ना इसका थोड़ा और इस्तेमाल किया जाए, फिर बेचेंगे आराम से, ठीक है। तो इसमें देखते क्या होता है। तो अगर हम किसी भी एसेट को बिजनेस में यूज करते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद बेचते हैं, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा ना, वो डीम्ड बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा और उसको 41(3) के तहत भी नहीं ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन वो जो सेलिंग प्राइस होगा वो डिडक्ट होगा इनकम में से, नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, जो हमारी एसेट्स का ब्लॉक है उसमें से रिटर्न डाउन वैल्यू में से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इससे होगा क्या इन दोनों प्रोसीजर से, कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है ना, वो अभी के लिए कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एसेट्स कम हुई तो ऑब्वियस बात है टैक्स कम देना पड़ेगा ना। और हमारा कैश बढ़ जाएगा, कैश इन हैंड बढ़ जाएगा। मशीन बेची है, पैसा आया है 20 लाख रुपए, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कैश इन हैंड बढ़ेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि फ्यूचर में आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ाएगा। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि इस तरह की एसेट्स को बिना बिजनेस पर्पस में यूज करे ही बेच दिया जाता है, क्योंकि यही टैक्स पॉइंट